विद्यार्थियों, अपन अभी पिछले वीडियो में बात कर रहे थे बीए पार्ट थर्ड के लिए फर्स्ट पेपर अपन पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट पेपर में हम समाजशास्त्रीय विचारों का विकास कैसे हुआ, समाजशास्त्रीय विचार आए कैसे, या चिंतन कैसे आया, या कैसे समाजशास्त्रियों ने इसके बारे में बात की, ये सब अपन देख रहे हैं कि उनके लिए क्या ऐसी चीज़ें थी जिससे समाजशास्त्रीय विचारों का उदय हुआ या विकास हुआ। तो इसको समझने के लिए हमें समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के विकास को समझना होगा और उसकी परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा जिसके कारण समाजशास्त्रीय सिद्धांत बने। इसी प्रसंग के साथ यह भी स्पष्ट करना होगा कि समाजशास्त्रीय विचारों के विकास में ऐसी कौन सी बात रही जिसकी वजह से ये उत्पन्न हुए। जिन परिस्थितियों में समाजशास्त्रीय विचार का उद्भव हुआ वे सामाजिक एवं बौद्धिक दोनों थीं और ये दोनों परस्पर संबंधित थी। समाजशास्त्रीय विचार के उद्भव की अगर हम बौद्धिक परिस्थितियाँ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उस समय इतिहास दर्शन महत्वपूर्ण था, राजनीतिक दर्शन भी महत्वपूर्ण था। उद्विकास के जीव वैज्ञानिक सिद्धांत तथा सामाजिक परिस्थितियों का अगर हम सर्वेक्षण करते हैं तो हमें समझ में आता है कि समाजशास्त्रीय विचारों का विकास किस तरह से हुआ। तो बौद्धिक क्षेत्र में इतिहास दर्शन 18वीं शताब्दी की देन है और प्रगति के सामान्य विचार ने ऐतिहासिक अवधारणाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया। ऐतिहासिक विवेचनाओं में कारण परिणाम तार्किक आधारों का समावेश हुआ। बौद्धिक 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इतिहास दर्शन एक महत्वपूर्ण बौद्धिक प्रभाव के रूप में हीगल तथा सेंट साइमन के विचारों से प्रकट होता है। इन विचारकों का प्रभाव मार्क्स तथा कॉम्टे के कार्यों पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। अगर अपन सामाजिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण करते हैं तो हमें ये इसके दो आधारिक स्रोत नज़र आते हैं। यह मान्यता कि प्राकृतिक विज्ञानों की प्रविधियों का उपयोग मानवीय घटनाओं के अध्ययन में भी हो सकता है तथा दूसरी जो स्रोत है वो हमें ये दिखता है कि एक सामाजिक समस्या के रूप में गरीबी के प्रति चिंता। औद्योगिक समाजों के सर्वेक्षण से ये स्पष्ट हो गया कि गरीबी कोई प्राकृतिक या दैवीय समस्या नहीं है। परिस्थितियों के ज्ञान एवं विश्लेषण से ही समाज में मौजूद सामाजिक समस्याओं के हल ढूंढे जा सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि विकास के जो जीव वैज्ञानिक सिद्धांत थे वो भी उस समय हमें दिखाई दे रहे थे। सामाजिक एवं ऐतिहासिक अध्ययनों में इतिहास दर्शन ने परिवर्तन के विचार को एक प्राकृतिक एवं अवश्यभावी प्रघटना के रूप में विवेचित किया। डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से यह विचार स्थापित हुए कि निम्न या सरल जीवों के उपरांत जटिलतर जीवों की ओर विकास हुआ और यह स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी तरह अस्तित्व के लिए संघर्ष एवं प्रतियोगिता के विचार भी स्थापित हुए। एमाइल दुर्खाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, हेनरी मॉर्गन आदि समाजशास्त्रियों के विचारों में ये प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर अपन राजनीतिक दर्शन की बात करें तो प्रबोधन युग यानी एनलाइनमेंट पीरियड, जिसमें औद्योगिक क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुए व्यापक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन आते हैं, का स्पष्ट प्रभाव राजनीतिक सिद्धांतों, आर्थिक गतिविधियों एवं सामाजिक संरचना पर पड़ा। नवीन दर्शनों की जैसे प्रजातंत्र, उदारवाद, समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई। मार्क्स, वेबर, पेरेटो के विचारों में इन प्रभावों को देखा जा सकता है। उसके बाद समाजशास्त्रीय विचार के उद्भव की हमने सामाजिक परिस्थितियां भी देखी। हम सभी जानते हैं कि एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई। यूरोप इस काल में फ्रांसीसी एवं औद्योगिक क्रांति के कारण व्यापक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। टीबी बॉटोमोर का विचार है कि इतिहास दर्शन सिर्फ एक वैचारिक उत्पत्ति नहीं है बल्कि यह भी दो क्रांतियों के कारण उत्पन्न हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तथा फ्रांस में राजनीतिक क्रांति। सामाजिक विचारक बॉटोमोर के अनुसार उदार एवं क्रांतिकारी तत्वों, लिबरल एंड रेडिकल एलिमेंट्स की उत्पत्ति सीधे प्रबोधन, एनलाइनमेंट तथा फ्रांसीसी क्रांति से हुई, लेकिन फ्रांसीसी एवं औद्योगिक क्रांति से पूर्व के पुनर्जागरण काल, रेनेसां पीरियड एवं उसके दूरगामी प्रभावों के बारे में भी हमें
देखना आवश्यक होगा। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 14वीं और तथा 18वीं शताब्दी के मध्य हुई वाणिज्यिक क्रांति, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन तथा वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के काल को ही हम पुनर्जागरण काल कह रहे हैं। और वाणिज्यिक क्रांतियों के अपन ये देख रहे हैं कि इसके कई परिणाम हमारे सामने आए, जिसमें से प्रमुख 4 परिणाम थे। बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार हुआ, कंपनियों का विकास हुआ, नए वर्ग का उदय हुआ और विश्व का यूरोपीयकरण हुआ। नवीन बैंकिंग प्रणाली का विकास होने से सोना चांदी के सिक्कों के स्थान पर कागज की मुद्रा का चलन हुआ और 18वीं शताब्दी में चेक को मुद्रा विनिमय का सरल एवं प्रभावी तरीका बनाया गया। कंपनियों का भी विकास हुआ। लाभकारी व्यापार एवं वाणिज्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नए व्यापारिक संगठनों की जरूरत महसूस हुई। फलस्वरूप 16वीं शताब्दी में नियमित कंपनियां तथा 17वीं शताब्दी में संयुक्त पूंजी कंपनियां अस्तित्व में आई। इसके साथ साथ ही नए वर्ग का उदय हुआ। तो सामंती अर्थव्यवस्था, फ्यूडल इकोनॉमी के समानांतर एक नई अर्थव्यवस्था विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन सामाजिक वर्गों का विकास हुआ। व्यापारी वर्ग, पूंजी निवेशक, बैंकर, जहाज मालिक के अलावा लेखक, अध्यापक, वकील, लेखाकार, चिकित्सक आदि अनेक व्यवसायों का निर्माण हुआ। लगभग सारे यूरोप में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इसके साथ साथ विश्व का यूरोपीयकरण भी हुआ और विश्व के यूरोपीयकरण को हम पुनर्जागरण काल की दूसरी क्रांति, विश्व का यूरोपीयकरण भी हम देख रहे हैं। और पुनर्जागरण काल की दूसरी क्रांति वैज्ञानिक क्रांति थी, जिससे मानव एवं प्रकृति के संबंधों को नया स्वरूप प्रदान किया गया। वैज्ञानिक क्रांति की हम अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ मध्यकालीन समाज में सत्ता एवं ज्ञान का केंद्र बिंदु धर्म था और धार्मिक रूढ़िवादिता अतार्किक होते हुए भी समाज पर पकड़ बनाए हुए थी। पुनर्जागरण काल में मानव जीवन, समाज, प्रकृति सभी क्षेत्रों में तार्किकता का समावेश हुआ। इसी तर्कपूर्ण ज्ञान के प्रति लगाव को ही हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह रहे हैं। इस समय विज्ञान के विभिन्न नियम आए और कई वैज्ञानिकों का प्रभाव समाजशास्त्रीय विचारों पर भी रहा। फिर फ्रांसीसी क्रांति की भी हम अगर बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख कारण थे, राजनीतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक। राजनीतिक कारणों में अगर अपन देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि सामंतवाद समाज के उच्च पदों, सामंतवाद और समाज की तीसरी संपत्ति समूह, फ्रांसीसी जनसंख्या का निर्माण जिसमें किसान, मजदूर, कारीगर, व्यापारी तथा अन्य अनेक श्रमों से जुड़े हुए लोग आए और इनकी सब अत्यधिक परिश्रम और भारी कर इनकी नियति बन गए। अगर अपन आर्थिक कारण देखें तो फ्रांसीसी क्रांति के वास्तविक कारण आर्थिक ही थे, जिसमें मध्यम वर्ग का उदय हुआ, वाणिज्यवाद का विरोध हुआ। तो मध्यम वर्ग के उदय में हम देख रहे हैं कि समाज में मध्यम वर्ग संपन्नता एवं प्रतिष्ठा की परिस्थिति में पहुंच चुका था, जो अपनी अनदेखी एवं अपनी शक्ति के प्रति जागरूक था। वाणिज्यवाद का भी इस समय विरोध हुआ, असमान कर प्रणाली लगाई गई। तो ये सारी चीज़ें थी जो इनको समाजशास्त्रीय विचारों को बढ़ावा दे रही थी या उनको विकास की तरफ ले जा रही थी। कुछ बौद्धिक कारण भी थे जिसकी वजह से भी समाजशास्त्रीय विचारों को बल मिला। किसी भी आंदोलन को वास्तविक क्रांति के रूप में बदलने के लिए आवश्यक होता है कि यह संगठित विचारों से पुष्ट हो। 18वीं शताब्दी तर्क एवं प्रबोधन का युग था, एज ऑफ रीजन एंड एनलाइनमेंट था। इस युग की विशिष्टताओं में संशयवाद, तर्कवाद, देववाद तथा मानववाद जैसे दर्शनों की उत्पत्ति हुई थी। इसके अलावा हम औद्योगिक क्रांति की भी बात करेंगे, जिसने भी समाजशास्त्रीय विचारों को बढ़ावा दिया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1760 के नज़दीक के करीब ब्रिटेन में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता उत्पादन की नई तकनीकियों के विकास पर आधारित है। नए औजारों, तकनीकियों तथा उत्पादन के प्रबंधन में नए परिवर्तन किए गए। तो औद्योगिक क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण यांत्रिक अन्वेषण वस्त्र उद्योग से
प्रारंभ हुए। औद्योगिक क्रांति के समाज पर कई प्रभाव पड़े और औद्योगिक क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता नवीन परिवर्तनकारी शक्तियों के संगठित प्रभाव तथा परिवर्तन की अभूतपूर्व तीव्रता में निहित है। तीव्र परिवर्तनों का दौर प्रारंभ हुआ। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नए सामाजिक संबंधों का निर्माण हुआ। पुरानी सामाजिक व्यवस्थाएं चरमराने लगी। मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग तथा नौकरी पेशा वर्ग उभरे। स्थानांतरण माइग्रेशन में वृद्धि हुई। शहरीकरण में तेजी आई। नवीन परिवर्तन तनावपूर्ण एवं कष्टकारी थे। आर्थिक विषमताएं एवं शोषण बढ़ा और मानव के श्रम पर मशीन का नियंत्रण होने लगा। मानवीय मूल्यों में कमी आने लगी एवं नवीन उत्पादन व्यवस्था ने मानव को अलगाव, गरीबी, तनाव, व्यसन, शराबखोरी, हिंसा, अमानवीयता एवं सामाजिक संबंधों में बिखराव के दौर की ओर धकेला। यही वे सामाजिक समस्याएं थी जिनके अध्ययन के लिए नई चिंतन के रूप में प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने अपने विचार दिए। और इसी के साथ सामाजिक धारा की उत्पत्ति हुई और इसको हमने एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित किया। धन्यवाद।